परी का दिया हुआ जादुई चक्की। बहुत समय पहले की बात है। साध्वी नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। साध्वी के पिता की कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी साध्वी की माँ कमला के कंधों पर आ जाती है और इसी वजह से साध्वी की माँ आटा चक्की चलाकर अपना घर चलाया करती थी और उसी से उसके घर का थोड़ा बहुत गुजारा हुआ करता था। तभी एक दिन जब साध्वी स्कूल से घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और वो अपनी माँ को देखती ही जोर से चिल्लाती है और कहती है, माँ क्या हुआ आपको? आप उठ क्यों नहीं रही? उठिए ना माँ। साध्वी के इतना कहने पर भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से साध्वी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट से गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाती है और वैद्य जी कमला को कुछ जड़ी बूटियां खिलाते हैं, जिसकी वजह से कमला को होश आ जाता है और वो कहती है, अरे वैद्य जी मुझे क्या हुआ है? मैं अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? देखिए कमला बहन, आपका इस तरह बेहोश होना आपकी बीमारी का ही एक कारण है। आपकी कमर में सूजन आ गया है दिन भर बैठकर चक्के चलाने की वजह से। इसलिए अगर आप इस तरह और बैठकर चक्के चलाती रहोगी तो आपकी ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर आपको शहर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा, जो आपको काफी महंगा पड़ेगा। क्या शहर जाकर इलाज करवाना पड़ेगा? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। माँ आप आज के बाद चक्की नहीं चलाओगी? अरे बेटी, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगी तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा और तेरे स्कूल की फीस मैं कहाँ से भर पाऊंगी? माँ मेरे स्कूल आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन बेटी तुझे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो इस तरह अपना स्कूल छोड़कर चक्की चलाने का काम कैसे कर सकती है? देखिए कमला बहन, साध्वी बिल्कुल सही कह रही है। साध्वी बिल्कुल सही कह रही है। आप इस हालत में चक्की चलाने का काम नहीं कर सकती हो, इससे आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए आपको साध्वी की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी इसका इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन? वैद्य जी की ये बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने आज तक तुझे इस दुख भरी जिंदगी के अलावा और दिया ही क्या है? माँ आप ऐसा मत कहिए, आपने मुझे इस दुनिया की हर एक खुशियाँ दी है, इसलिए मुझे अब आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर कमला को बहुत खुशी होती है और उस दिन के बाद से साध्वी स्कूल जाने से पहले चक्की में आटा पीसती है और फिर स्कूल से आने के बाद बचा हुआ आटा पीसना शुरू कर देती है। तभी एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तुझे इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, काश मैं तेरी इसमें कुछ मदद कर पाती, लेकिन कमबख्त ये दर्द पीड़ा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं माँ, वक्त के साथ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। और ऐसे ही अगले दिन सुबह होते ही साध्वी चक्की चलाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में साध्वी से कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि साध्वी एक गरीब घर की लड़की थी और उसकी माँ एक मामूली चक्की चलाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। तभी एक दिन जब साध्वी स्कूल जाती है तो उसकी यूनिफॉर्म पर थोड़ा सा आटा लगा होता है, जिसकी वजह से क्लास की कुछ लड़कियाँ उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है, अरे देखो देखो, आज तो आटे की दुकान चलकर खुद हमारे स्कूल में आई है, लगता है आजकल ये भी अपनी माँ की तरह चक्की चलाने का काम कर रही है। हाँ तो क्या हुआ, अगर मैं चक्की चलाती हूँ तो कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने माता पिता के पैसों को वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ ना। तुम लोग तो बस यहाँ स्कूल में अपने माता पिता के पैसों का दिखावा करने के लिए आती हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जवान लड़ा रही है? रुक जा, आने दे टीचर को, फिर देख हम तुझे कैसे डांट पड़वाते हैं। इतना कहकर सभी लड़कियां साध्वी के खिलाफ टीचर को कंप्लेन कर देती है, जिसकी वजह से टीचर साध्वी को बहुत डांटते हैं और साध्वी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो घर आने के बाद चुपचाप जाकर वापस से चक्की चलाना शुरू कर देती है। लेकिन साध्वी को अभी ठीक तरीके से चक्की चलाना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसे चक्की चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। और एक दिन जब वो अपनी पूरी मेहनत से चक्की चला रही होती है, उसी समय वो चक्की टूट जाती है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं इस टूटी हुई चक्की में आटा कैसे पीसूंगी? मुझे तो पहले ही पता था बेटी कि तू ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि चक्की चलाना इतना आसान नहीं होता है। अब
क्या होगा माँ, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? पता नहीं बेटी, अब तो सब भगवान के हाथ में है। और ऐसे ही चक्की टूट जाने की वजह से साध्वी कुछ दिनों तक आटा नहीं पीस पाती है, जिसकी वजह से घर में जो कुछ भी पैसे होते हैं वो सब कमला की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं और अब घर में एक पैसा भी नहीं बचते हैं, जिसकी वजह से साध्वी अपने स्कूल की फीस नहीं भर पाती है। तभी एक दिन प्रिंसिपल साध्वी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, साध्वी, 2 महीने से तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं आई है, इसलिए हम तुम्हारा इस स्कूल से नाम काट रहे हैं। सर, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं स्कूल की सारी फीस भर दूंगी। अभी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और अगर आप ऐसे में मेरा नाम काट देंगे तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे सबको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए अब तभी स्कूल आना जब तुम्हारे हाथ में पैसा हो। इतना सुनकर साध्वी रोते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है और वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहाँ पर सुप्रिया नाम की एक सुंदर सी लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? उस लड़की को देखकर साध्वी चुप हो जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं बगल वाले गाँव से आई हूँ, तो बताओ तुम क्यों रो रही थी? सुप्रिया के इतना कहते ही साध्वी उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद सुप्रिया कहती है, अरे बस इतनी सी बात, मुझे आटा चक्की ठीक करना बहुत अच्छे से आता है, तो तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे चक्की ठीक कर दूंगी। इतना कहकर साध्वी सुप्रिया को लेकर अपने घर चली जाती है। उसी समय कमला कहती है, अरे बेटी, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये सुप्रिया है और ये हमारे बगल वाले गाँव से आई है और इसे आटा चक्की ठीक करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ये यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके चक्की बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर सुप्रिया जैसे ही आटा चक्की को घुमाती है वैसे ही आटा चक्की में से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के निकलना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर साध्वी और उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय साध्वी कहती है, अरे ये क्या, चक्की में से अचानक से सोने और चांदी के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? अरे बेटी, तुम कौन हो? कमला के इतना कहते ही वो लड़की अचानक से एक परी में बदल जाती है, जिसे देखकर वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उसी समय वो परी कहती है, साध्वी, मैं परी लोक से आई नैना परी हूँ और जब मैंने तुम्हें इस तरह पार्क में बैठे रोते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे रोने की वजह जानने के लिए तुम्हारे पास एक लड़की का रूप लेकर आई और फिर मुझे तुम्हारी सारी तकलीफों के बारे में पता चल गया। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हारी इस चक्की को एक जादुई चक्की में बदल दिया। इसलिए अब तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तो तुम इस जादुई चक्की का इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैना परी। साध्वी के इतना कहती ही नैना परी वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद से जब भी साध्वी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो उस जादुई चक्की का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाद उसे ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते थे और वो उन सिक्कों को बेचकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेती थी। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में वो अपनी माँ का एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा देती है, जिसके बाद उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। मयंक, कल जो अनीता मैम ने काम कराया था मुझे वो नोट्स देना। क्या मुस्कान, तुम भी एग्जाम नजदीक आने वाले हैं और तुम हो कि छुट्टी पर छुट्टी कर रही हो? तुम्हें पता है ना, ये हमारे बोर्ड का एग्जाम है। वो तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह जहाँ वो काम करती है वहाँ मैं काम करने जा रही हूँ। मुस्कान, चलो हम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मयंक, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे? और नहीं तो क्या, दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद मुस्कान और मयंक गंगा देवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इन्हें काफी दिनों से टीवी है, हमें जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज आप इन्हें बचा लीजिए। ठीक है, इलाज के लिए 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर दीजिए, बाकी हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
मुस्कान के पास उसके घर के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी, जिस वजह से वो अपना वो घर जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अपनी माँ का इलाज कराती है। लेकिन गंगा देवी की तबीयत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और एक दिन वो जिंदगी और मौत के इस जंग में हार जाती है और मुस्कान अब अनाथ हो जाती है। मुस्कान किसी तरह से खुद को संभालती है और अपनी पढ़ाई करने लगती है, लेकिन मुस्कान के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटता है जब जमींदार पैसे ना देने की वजह से मुस्कान के घर पर कब्जा कर लेता है और उसे घर से निकाल देता है। मुस्कान रोते हुए नदी के पास चली जाती है। माँ देखो ना, आज तेरे जाते ही तेरी बेटी कैसे अनाथ और लाचार हो गई। माँ तुम मुझे पढ़ाना लिखाना चाहती थी ना, एक अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। इन स्वार्थी दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ माँ। तभी पीछे से मुस्कान का हाथ मयंक पकड़ लेता है। मुस्कान, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम इतने स्ट्रॉन्ग लड़के होते हुए भी ये हरकत करने जा रही हो? मैं क्या करूं मयंक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ना तो मेरे पास रहने के लिए कोई घर है और ना ही आगे की पढ़ाई के लिए पैसे। मेरा घर है ना और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और तुम्हारा अफसर बनने का सपना देखना एक दिन जरूर पूरा होगा। हाँ मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता था कि हम दोनों पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर ये शादी करें, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं आज ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी ना? मयंक बहुत ही समझदार और अपने क्लास का सबसे होनहार लड़का था और मुस्कान भी मयंक को पसंद करती थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है और एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और मयंक मुस्कान को अपने घर ले जाता है। कावेरी भाभी, ये मुस्कान है मेरी वाइफ, आज से ये यहीं रहेगी, हमने शादी कर ली है। अरे माँ जी, सुनती हो? जल्दी आओ, ये देखो आपका बेटा पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लाने की जगह लड़की लाया है। अरे मयंक बेटा, ये तूने क्या किया? पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाता। अभी तो तू कुछ कमाता भी नहीं है। हम पहले ही तुम्हारा बोझ उठा रहे हैं, अब तुमने हमारे सिर पर एक और बोझ लाकर खड़ा कर दिया है। माँ, मुस्कान बहुत ही अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और रही बात बोझ की, तो माँ मैं वादा करता हूँ आज से आपको मुझ पर या मेरी पत्नी पर कोई खर्चा नहीं करना होगा। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है। मयंक मुस्कान के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और जॉब करने लगता है, लेकिन वो मुस्कान की पढ़ाई नहीं रुकने देता है। मुस्कान, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम हम दोनों का सपना पूरा करोगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी और अफसर बनोगी। मुस्कान की मनमोहक सुंदरता और उसका सरल स्वभाव सबका दिल जीत लेता है। कुछ ही दिनों में प्रेमिला अपनी बहू मुस्कान को अपना लेती है, लेकिन मुस्कान की जेठानी कावेरी मुस्कान से बहुत जलने लगती है। जब से ये महारानी यहाँ आई है, तब से तो मैं बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। खुद तो महारानी कलेक्ट्री करने कॉलेज चली जाती है और मैं यहाँ घर में रहकर नौकरों की तरह लगी रहती हूँ। लेकिन मैं भी इस मुस्कान की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसका वो हाल करूंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचेगी। उसके बाद कावेरी जलन से मुस्कान के शैम्पू में केमिकल वाला हेयर रिमूवल दवाई डाल देती है। मुस्कान जैसे ही नहाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, वैसे ही उसका सारा बाल टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मुस्कान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? तभी वहाँ मयंक आता है और मुस्कान को देखकर वो भी परेशान हो जाता है। अरे मुस्कान, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? पता नहीं मयंक जी, मैं जैसे ही नहाकर आई मेरे सारे बाल गिर गए। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मुस्कान, तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिनों कॉलेज मत जाओ। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे बाल आ जाए तब तुम कॉलेज जाना। और हाँ, कुछ दिन तुम कमरे से बाहर भी मत निकलना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मयंक जी, आपने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा है। मैं अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगी और बीपीएससी का एग्जाम पास करके अफसर बनूंगी। बाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी कॉलेज जाऊंगी। लेकिन इस तरह कॉलेज में सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुस्कान घर से कॉलेज के लिए निकलती है, तभी वो देखती है कि एक बिल्ली बहुत ही लाचार अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी होती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत ज्यादा बीमार है और इसने कुछ नहीं खाया। मुस्कान जल्दी से अपने किराए के पैसे से दूध लेती है और उस बिल्ली को पिलाती है। दूध पीते ही वो बिल्ली एक परी में बदल जाती है। अरे, आप कौन है और वो बिल्ली कहाँ गई? मुस्कान, घबराओ नहीं, वो बिल्ली मैं ही हूँ।
मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने अपनी बुरी शक्तियों से बिल्ली बना दिया था। मैं तब तक अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी जब तक कोई सच्चा और नेक दिल इंसान मेरी मदद नहीं करता, और आज तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और मुस्कान के सिर पर लंबे घने बालों की जादुई चोटी आ जाती है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मुस्कान, ये तुम्हारी चोटी जादुई है और तुम इससे जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और मुस्कान घर आकर सभी लोगों को अपने जादुई चोटी के बारे में बताती है। अच्छा जी, भला हम कैसे माने कि तुम्हारी ये चोटी जादुई है? अपनी चोटी से कुछ मांग कर तो दिखाओ। हे जादुई चोटी, दिखाओ अपना कमाल और कर दो हमें माला माल। तभी मुस्कान के जादुई चोटी से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और ये सब देखकर उसके सास परमिला और जेठानी कावेरी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। अरे मुस्कान बहू, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। अब देखना, हम जल्दी बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अरे हमारी मुस्कान जब पहली बार हमारे घर में कदम रखी थी तभी मैं समझ गई थी कि हमारे घर में बहू नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। जादुई चोटी का कमाल देखने के बाद तो मुस्कान की सास और जेठानी का तो मुस्कान के प्रति रवैया ही बदल जाता है। जो मुस्कान हमेशा दोनों की आंखों में खटकती रहती थी, वो अब दोनों की आंखों का तारा बन गई थी। मुस्कान, मुझे तुम्हारे जादुई चोटी और उसके जादू से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि तुम्हारे बाल तुम्हें वापस मिल गए हैं। जहाँ उसकी सास और उसकी जेठानी उसके जादुई चोटी से हमेशा अमीर होने के सपने देखती रहती, वहीं मयंक के मन में कोई लालच ना देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है। अगले दिन मुस्कान जब सुबह उठती है तो उसकी सास और जेठानी उसके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर उसका इंतजार करने लगती है। अरे आओ आओ मुस्कान, बैठो। तुम तो बैठकर बस आराम से इन पकवानों का मजा लो। अरे कावेरी बहू, तुम्हें सुबह सुबह उठकर इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? हम तो मुस्कान की जादुई चोटी से ही तरह तरह के खाने का सामान मांग सकते थे। नहीं नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं है। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस जरूरत की चीजें इस जादुई चोटी से मांगनी चाहिए। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन बहू ये सब भी तो हमारी जरूरत का ही हिस्सा है। खैर छोड़ो बहू, अब जल्दी से मुझे अपनी जादुई चोटी से मांगकर कुछ पैसे दे दो। मुझे घर की जरूरतों का सामान लेकर आना है। मुस्कान अपनी सास और जेठानी से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले उन्हें पैसे दे देती है और पैसे लेकर दोनों सास बहू बन ठन कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और मुस्कान भी तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है। अगले दिन सुबह मुस्कान अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है उसकी सास और जेठानी पहले से ही बन ठन कर उनके सामने खड़ी है। अरे बहू, सोकर उठ गई? तुम्हें नींद तो अच्छे से आई ना बेटा? अच्छा बहू, मैं ये कह रही थी मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना है, इसलिए अपनी जादुई चोटी से कहकर मुझे कुछ पैसे दे दो। मुस्कान की सास और जेठानी अब हर रोज मुस्कान से पैसे मांगकर उन्हें उड़ाते रहती, इसलिए आज मुस्कान अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप लोगों ने क्या मेरी इस जादुई चोटी को अपना एटीएम कार्ड समझ लिया है? और आप लोग हर रोज बेवजह की फिजूल खर्ची करती रहती हो, इसलिए आज आप लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे आप लोग? क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? अरे भूल मत कि तू और तेरा नकारा पति अभी भी मेरे घर में रहते हो। अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, समझी? अब चल, जल्दी से मुझे पैसे दे। उसके बाद मुस्कान को ना चाहते हुए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अब मुस्कान मन में ठान लेती है कि अब वो अपनी सास और जेठानी को यूँ फिजूल खर्ची के पैसे नहीं देगी। इधर मुस्कान का एग्जाम भी नजदीक आने वाला था, लेकिन वो अपनी जेठानी और सास की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो दोनों हर वक्त कुछ न कुछ मांगने और उसका दिमाग खाने उसके पास आ जाती थी। मुस्कान फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और रात में सबके सोने के बाद पढ़ाई करती है, लेकिन जब उसके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो मुस्कान फेल हो जाती है। अब चुप भी हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो तुम्हारी जादुई चोटी तो है ना? नहीं मयंक जी, मैं अफसर बनकर अपनी माँ और आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ और ये जादुई चोटी मेरे लिए वो नहीं कर सकती है, और जादुई चोटी की वजह से ही मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं, अब मैं इस जादुई चोटी को काट दूंगी। इससे पहले मयंक उसे रोक पाता, मुस्कान गुस्से से अपनी चोटी को ही काट देती है
और जब ये बात मुस्कान की सास और जेठानी को पता चलती है तो दोनों उसे खूब खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देते हैं। अरे अभागन मनहूस, घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। एक तो एग्जाम में फेल हो गई, ऊपर से साक्षात लक्ष्मी रूप बालों को भी काट दी। अरे अभागन, बाल काटने से पहले तो खुद क्यों नहीं मर गई? निकल जा मेरे घर से। माँ, आपको मुस्कान से इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। आपने ही इसे अपने बाल काटने पर मजबूर किया और आप दोनों की ही वजह से मुस्कान एग्जाम में भी फेल हो गई और घर से आप क्या हमें निकालोगे? हम खुद ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद मुस्कान और मयंक एक किराए पर घर लेकर रहने लगते हैं। मुस्कान फिर से अपनी तैयारी शुरू करती है और इस बार वो इम्तिहान में पास हो जाती है और बड़ी अफसर बन जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। लाचार तोते की महाशिव भक्ति। एक समय की बात है, भोलापुर नाम के एक छोटे से गांव में महादेव का एक विशाल मंदिर था, जिसके ठीक सामने ही एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर ही एक तोता रहा करता था, जो कि शिवजी का एक बहुत बड़ा भक्त होता है और इसी वजह से वो हमेशा शिवजी के मंदिर के सामने ही रहा करता था। और जब भी वो अपना खाना ढूंढने के लिए गांव के अंदर जाया करता था तो उस गांव के अंदर एक बहुत बड़े सेठ और सेठानी रहा करते थे, पर उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से सेठानी अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। और वो तोता जब भी सेठानी को इस तरह परेशान देखता था तो वो हमेशा शिव जी से एक ही प्रार्थना किया करता था। हे भोलेनाथ, कृपया करके इस सेठानी की गोद भर दीजिए और इसे भी संतान के सुख प्राप्ति का वरदान दीजिए। जहाँ वो तोता एकदम दयालु और शिवजी का परम भक्त होता है, वहीं वो सेठ एक नंबर का मतलबी और कंजूस किस्म का इंसान होता है और वो ना ही गरीबों में किसी भी तरह का दान पुण्य करता है। इसलिए जब एक दिन सेठानी गांव में घूम रही होती है, उसी समय गांव की कुछ औरतें सेठानी को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे देखा बहन, सेठानी को किसी भी चीज की कमी नहीं है सिवाय एक संतान के। अरे इतना धन दौलत होने का क्या फायदा जब उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान ही पैदा नहीं हुई। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी भगवान सबको हर सुख नहीं देता है। उन औरतों की ऐसी बातें सुनकर सेठानी को बहुत बुरा लगता है और वो जब शिवजी के मंदिर के सामने से गुजर रही होती है तो उसका दुखी चेहरा देखकर उस तोते को भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो अपनी भक्ति भावना से सीधा कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ता है और जब कुछ देर बाद वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है तो पार्वती जी उससे कहती हैं, क्या बात है प्रिय तोते, तुम इतना परिश्रम करके कैलाश पर्वत पर क्यों आए हो? माँ पार्वती, मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के अंदर ही एक सेठ और सेठानी रहते हैं, पर कई साल बीत गए लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए कृपया करके उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए माँ। जब वो तोता पार्वती माँ से इतना कह रहा होता है तभी वहाँ पर स्वयं शिव जी आते हैं और उस तोते से कहते हैं, नहीं प्रिय तोते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेठ ना तो कभी कोई दान पुण्य करता है और ना ही कभी भक्ति भाव से हमारी पूजा करता है, तो ऐसे में हम उसे संतान प्राप्ति का वरदान कैसे दे सकते हैं। शिवजी के इतना कहने पर भी वो तोता बार बार शिवजी से प्रार्थना करता है और उसकी इस प्रार्थना को देखकर शिवजी कहते हैं, ठीक है, हम उसे संतान प्राप्ति का वरदान तो दे देंगे, लेकिन अगर वो सेठ अपने आप को फिर भी नहीं बदलता है और ना ही कोई दान पुण्य करता है तो उसकी वो संतान मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगी। हे प्रभु, आप बस एक बार उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मुझे उम्मीद है वो सेठ अपने आप को जरूर बदल लेगा और वो स्वयं आपकी पूजा करने लगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इस तरह उस तोते ने अपने परम भक्त से शिवजी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह शिवजी का वरदान लेने के बाद वो तोता वापस से उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है और वहीं कुछ दिनों बाद ही सेठानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है और अपने बेटे को देखकर वो सेठ कहता है, भाग्यवान, सच में मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज तुमने हमारे वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया दे दिया है। अब तुम देखना, मैं अपने बेटे को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम शिवजी के मंदिर जाकर अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें और मंदिर के बाहर बैठे गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाएं।
अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। वैसे भी इस तरह फालतू का पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। और रही बात उन गरीबों की, तो उन्हें खाना खिलाकर भी हमारा कौन सा भला हो जाएगा। उल्टा हमारे बेटे पर भी उन लोगों का गंदा असर पड़ेगा। इतना कहकर वो सेठ आज भी नहीं सुधरता है और न ही अपनी पत्नी को भी शिवजी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता है, ये देखकर उस तोते को उस बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। और उसकी चिंता में वो तोता फिर से एक बार कैलाश पर्वत पर जाता है और शिवजी से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब आपको इस सेठ को सही रास्ता दिखाना होगा। उस तोते की ये बात सुनकर और उसके मन में दूसरों के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर शिवजी को बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत एक साधु का रूप धारण करके सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ से कहते हैं, सुनिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो क्या आप कृपया करके मुझे थोड़ा सा भोजन खिला सकते हैं? क्यों भाई, मेरा घर क्या तुम्हें कोई होटल नजर आ रहा है जो मैं तुम्हें खाना खिलाता फिरूं? अरे ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह किसी साधु का अपमान करना अच्छा नहीं होता है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन एक तोते की प्रिय भक्ति की वजह से स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया है। और अगर तुम अभी भी अपने आप को नहीं बदलोगे और ना ही कोई पुण्य कर्म करोगे, तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। उस साधु की ये बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सेठ हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर देना। हमारी वजह से उस तोते ने कितना कष्ट उठाया, तो क्या हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं? इसलिए बाबा, हमें बताइए कि हम महादेव को किस तरह से प्रसन्न करें। देखो बेटा, महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है महाशिवरात्रि, और जो कोई भी महाशिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ का व्रत करके उनके नियमों के अनुसार पूजन करता है, भोलेनाथ अपना आशीर्वाद हमेशा उस इंसान पर बनाए रखते हैं। फिर तो हम इस बार महाशिवरात्रि पर जरूर भोलेनाथ की पूजा करेंगे और उनका व्रत भी करेंगे। हाँ, हम जरूर भोलेनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगे और अपनी की गई गलती की क्षमा मांगेंगे। और इस तरह उस दिन के बाद से सेठ सेठानी महादेव की हर रोज पूजा करने लगते हैं और साथ ही गरीब लोगों में दान पुण्य भी करने लगते हैं, जिसके बाद से महादेव की कृपा उनके बेटे और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहती है।